नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। केंद्र ने 2021 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया है। आम बजट में जहां पूरा फोकस कोविड काल में ट्रैक से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर रहा, तो वहीं दूसरी ओर बजट में अपनी सियासत को सींचने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जो कि आने वाले चुनाव के लिए सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। जी हां, सरकार का चुनावी बजट। संसद में देश का बजट पेश हुआ। 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी ये पहला बजट है, जहां एक तरफ कोरोना काल से जूझ रही देश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें थी, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इसे भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट बताया है। 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बाद जहां सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया वो है चुनावी राज्य। जी हां, बजट के पिटारे में सरकार ने तमिलनाडु से लेकर केरल, असम और पश्चिम बंगाल को विकास की कई सौगातों से नवाजा है, जो कि आने वाले चुनाव में राज्य को सेंधने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्या कुछ बजट में चुनावी राज्यों के लिए रहा खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लो आ गया उम्मीदों का बजट। कोरोना काल के बाद देश को बजट वैक्सीन। वित्त मंत्री ने पेश किया साल 2021 और 22 का बजट। चुनावी राज्यों को मोदी सरकार की सौगात। केरल से तमिलनाडु तक, बंगाल से असम तक। चुनावी राज्यों के लिए घोषणा पत्र है बजट 2021। चारों राज्यों में इस साल होने हैं चुनाव। बजट के जरिए चुनावी राज्यों में बीजेपी की सेंधमारी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के बीच देश का ये पहला बजट है। बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जिस चीज पर विशेष फोकस रहा है वो है चुनावी राज्य। जी हां, आने वाले दिनों में कई राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी भी जोरों पर है। ऐसे में बजट की शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार के इस बार के पिटारे से इस बार इन चुनावी राज्यों को बड़ी सौगात मिलेगी। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के लिए हजारों करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जो कि सरकार के लिए चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स का मिला तोहफा। 4 राज्यों में इस साल चुनाव के मद्देनजर अहम ऐलान। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने की घोषणा। असम में 1300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा। More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include
These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. चुनाव से ठीक पहले बजट में इन तमाम राज्यों के लिए सौगात देकर सियासी तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, जिससे चुनाव में मतदाताओं को लुभाने में कमी न रहे। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि किस चुनावी राज्य के लिए क्या कुछ रहा खास। बजट में बंगाल पर दिखी विशेष ममता। देश का बजट ऐसे समय में आया है जब बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश है, जहां एक तरफ बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, तो वहीं बजट के जरिए लोगों को लुभाकर अपना सियासी समीकरण साधने की कवायद भी की गई है। आपको बता दें कि बजट में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर हजारों किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड की रिपेयर भी शामिल है। पिटारे में तमिलनाडु के लिए ये रहा खास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि DFI बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। टेक्सटाइल की सौगात का भी बड़ा फायदा तमिलनाडु जैसे राज्य में होगा। तेजी से इस क्षेत्र में ये उभरा है और गारमेंट्स उद्योग के क्षेत्र में इसने अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की थी और मोदी सरकार पर जमकर भी बरसे थे। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ी घोषणा कर कांग्रेस के दाव को काउंटर करने का दाव चला है। असम को मिली ये सौगात। बजट में असम को भी विशेष सौगात दी गई है, जिसमें अगले 3 साल के दौरान 1300 लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। साथ ही 3400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 1800 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा भी की है। केरल के लिए ये रहा खास। बजट में चुनावों के मद्देनजर केरल को भी विशेष सौगातें मिली है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी किया है। गौरतलब है कि चुनाव से ठीक पहले बजट में इन राज्यों के लिए तमाम सौगात देकर सियासी तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और साथ ही सरकार का ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
लेकिन देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस बजट के जरिए सरकार किसानों से लेकर आम आवाम तक को कितना संतुष्ट कर पाती है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो देखिए, बजट की घोषणा के साथ ही माना यह जा रहा है कि चुनावी राज्यों पर विशेष तौर पर इस बार ध्यान दिया गया और जहां इस बार चुनाव होने हैं आने वाले समय में उनको स्पेशल बजट यहां पर दिया गया। चलिए, तमाम मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जुड़ रही हैं, कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और इसी के साथ प्रोफेसर विनय जोशी जो कि आर्थिक विश्लेषक है वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। चलिए, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इन तमाम पैनलिस्ट की राय है। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सरकार का चुनावी बजट, आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी और चलिए शुरुआत यहां पर करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी से। मनोज जी, बजट कल पेश हुआ, काफी उम्मीदों का बजट इससे माना जा रहा था। जब इसे पेश किया गया उससे काफी जनता को इससे उम्मीदें थी, लेकिन जब से बजट पेश हुआ है तमाम नाम इसे दिए जा रहे हैं। माना ये जा रहा है कि तमाम क्षेत्रों में ध्यान देने के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है चुनावी राज्य। क्या कुछ लगता है, क्या बजट के बहाने चुनावी राज्य को सेंधने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है? नहीं, आशीष मुझे लगता है कि ये पहले भी होता रहा और उसी क्रम में जिन राज्यों में आने वाले समय में 2020, 21, 22 में चुनाव हैं, उनको लेकर के बड़ी योजनाएं खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में अब लगभग इन 4 राज्यों की बात कर लें, चाहे बंगाल की, तमिलनाडु की, केरल की, असम की, तो 2,30,000 करोड़ रुपए सिर्फ इन पे दिया गया है। लेकिन आम आदमी चर्चा में क्या होता है कि बजट में क्या मिला, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इस बार उसकी चर्चा को छोड़ करके ओवरऑल ये देखा गया कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार पे एक बड़ा बोझ था और कई क्रमों में बजट इन्होंने पेश किया। जैसे बजट के एक दिन पहले आप देखिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट, इससे पहले हम क्रमशः कोरोना के दौरान कई बार लोगों को दे चुके हैं या बता चुके हैं या एक खजाने पर असर पड़ा है जी। तो उस खजाने के असर में 2 स्लैब की अगर बात नहीं करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा टैक्स पेयर को कहीं कोई लोड नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन बाकी बड़े राज्य, हम यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या अन्य राज्यों की बात कर लें, उससे कहीं ज्यादा वहां पर सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है, जिनकी चर्चा अपने सवालों में आपने किया था। और होता भी है, सरकार अपनी उपलब्धियां या अपनी प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट को लेके आती है, जिसमें सरकार है तो सीधी सी बात है कि जहां इनकी सरकारें डबल इंजन की है वहां ये बताने की कोशिश करेंगे, जहां नहीं है वहां उस राज्य से बेहतर हम आपको बजट में क्या लेके आए हैं ये भी लोगों तक जाने की बात होती है। तो चुनावी बजट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जी। चलिए, प्रोफेसर विनय जोशी, जिस तरीके से आर्थिक रूप से अगर हम देखें, क्योंकि आर्थिक विशेषज्ञ आप ज्यादा इसे अच्छे से समझा पाएंगे, अगर इन राज्यों की मैं बात करूं तो क्या आर्थिक रूप से क्या सिर्फ इन्हीं राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, और अगर इन्हें थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दे भी दिया गया है तो क्या इन राज्यों के लिए उतना काफी है? नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी के तारतम्य में अर्थशास्त्री होने के नाते इसको जोड़ूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बजट को, ये फर्स्ट डिजिटलाइज बजट था। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। लेकिन निश्चित रूप से जो आपने फर्स्ट कंसेप्ट आपने जो दिया या जो पहली बात आपने कही कि यह जो बजट है वो चुनावी राज्यों को प्रलोभन के लिए दिया गया जी। इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि ये जो बजट है वो पूरी भारत का सरकार का बजट होता है, पूरे देश का बजट होता है, जहाँ मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और जो अमीर वर्ग है उन सबका विशेष रूप से अलग अलग तरीके से ध्यान दिया जाता है। आपको पता है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, किसानों पर ध्यान देना है, लेकिन इन चुनावी राज्यों पर विशेष रूप से एक फंड जनरेट करना कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि चुनाव को ध्यान में रखा गया। एक नंबर 2, जो मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, जो मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, कल मैंने पूरा वॉच किया, आज पेपर में भी पढ़ा और मैंने ये देखा कि मध्यम वर्ग को सीधी राहत नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपने टैक्स नहीं बढ़ाया, आपने बाकी सब चीजों को कंट्रोल किया, लेकिन 1 साल के इस डिप्रेशन के बाद जहां पे रोजगार के साधन लगभग खत्म होते हुए दिख रहे थे, या जिसको हम मान के चलें कि वो निश्चित रूप से एक संतुलन, एक बैलेंस थे, उनमें कोई चढ़ाव नहीं था, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं थे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को
हर वर्ग पर ध्यान रखते हुए एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है उसको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से रोजगार बढ़े। तीसरा जो मैं समझ पा रहा हूं कि 2 साल पहले हम माननीय वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था, एक बड़ी बात कही थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूं कोविड एक कारण है कि उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस टारगेट पर रास्ता बनाने के लिए, उस पर चलने के लिए एक कोई न कोई एक योजना आपको बनानी होगी कि आप 2022 तक 5 ट्रिलियन पे न पहुंच पाए, 23 तक न पहुंच पाए, पर 25-26 तक तो पहुंच पाए। फोर्थ, सबसे बड़ा आत्मनिर्भर बनो, एक बड़ा स्लोगन है जो हम कई समय से सुनते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 1990 की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के बाद 30 साल बाद भारत ने एक स्वदेशी मूवमेंट चलाने की बात कही है। सरकार इस बात के लिए को धन्यवाद देता हूं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार किस तरह की परिभाषित कर रही है, किस तरह के उपाय दे रही है कि हम आत्मनिर्भर बन पाए। क्योंकि अब समस्या ये नहीं है कि हमें निर्यात नहीं करना है या हमें आयात नहीं करना है, समस्या ये है कि हमें अपने ही साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके उसका संतुलित उपयोग करना, जिससे कि आय, व्यय, डिमांड, सप्लाई जिसको हम कहते हैं, आगत, निगत, सारी चीजें, लागत, ये सब बैलेंस्ड हो, ताकि यहीं पर बने, यहीं पर हम उसको खाएं, यहीं पर उसका हम निर्वहन करें, यहीं पर हम उसका एक्सपेंडिचर, तो सारा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बजट अच्छा है कहने को, डिजिटलाइज बजट है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बोला, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के मन में एक कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जनता की उम्मीदों पर, जो जनता उम्मीद कर रही थी कि बहुत कुछ खास इस बार बजट में होने वाला है, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है सरकार। चलिए, ज्ञानदेव आहूजा जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता है। बहुत स्वागत है ज्ञानदेव आहूजा जी न्यूज इंडिया में आपका। जो चिंता था जी, वो आत्मनिर्भर भारत पर ही सारा फोकस है। और वो फोकस है तो सरकार ने हर वस्तु के आयात को महंगा किया है, और जो देश में बन रही है तो 3 आयात होंगे तो बहुत महंगे होंगे, और इसलिए आत्मनिर्भरता की ओर और प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। अब लेकिन ज्ञानदेव जी, अगर इस पूरे टॉपिक की हम बात करें, पूरे चर्चा की हम बात करें, तो विशेष तौर पर ये कहा जा रहा है कि बजट में सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, उन पर विशेष तौर पर फोकस रखा गया है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से ये बात की जा रही है कि इन जो 4 राज्य है इनको ज्यादा जरूरत थी हाईवेज की, सड़कों की और तमाम जिन चीजों की भी यहाँ पर घोषणाएं की है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या बाकी राज्यों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, और क्यों आखिरकार सरकार का विशेष फोकस इस पर रहा है? अगर ये अनुभवी हो जो आपके साथ में बैठे हैं या जो चर्चा में भाग ले रहे हैं जी, 1952 से लेकर और 1971 तक सामूहिक चुनाव होते थे विधानसभा के, लोकसभा के, तो अलग अलग राज्यों के नहीं होते थे। इसलिए पूरे देश में जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें कांग्रेस की सरकारें थी, कम्युनिस्ट पार्टी की थी बंगाल में, बाद में और केरल में, बाकी कोई पार्टी की सरकार थी नहीं। और साउथ में बाद में डीएमके, क्षेत्रीय पार्टियां आई, डीएमके बनी, तो उस समय फोकस पूरे देश में होता था, कांग्रेस की सरकारों में होता था। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी से पहले ही 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फ्री पर्स बंद किया, तो उन्होंने 71 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव और फिर 72 में विधानसभा के चुनाव और फिर अलग अलग प्रांत के चुनाव होने लगे। तो निश्चित है सरकारें कांग्रेस की रही। कांग्रेस की सरकारों ने जहां जहां चुनाव होने थे अलग अलग प्रांतों के, उनको ही सारा बजट, आधा बजट उनको दिया, आधा बजट पूरे देश में दिया। तो ये तो ट्रेडिशनल है, इसमें कोई केंद्रीय सरकार ने, इस समय भारतीय जनता पार्टी के है, उसने कोई अन्याय किया ऐसा नहीं है। जहाँ चुनाव होने हैं और चुनाव पर फोकस है और उन चुनाव में वहां जनता को राहत मिले, ये ट्रेडिशनल है। कांग्रेस भी ये करती रही, इंदिरा गांधी भी करती रही, राजीव गांधी जी करते रहे, और बाद में जो भी प्रधानमंत्री आए, कुछ प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आप सवाल उठा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है कांग्रेस से, वो काफी लंबे समय से बात भी सुन रही है। ज्योति जी, तमाम बातें आप सुनी रही होंगी, क्या कुछ ज्ञानदेव आहूजा के कहना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि तमाम सरकारें हमने देखी और तमाम बजट भी हमने देखे हैं, हर बार यही चीज की जाती है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन्हें ज्यादा सौगातें यहाँ पर दी जाती है, लेकिन इस बार अगर सरकार ने किया है तो इसमें गलत कहाँ पर लग रहा है? नहीं, मैं तो सबसे पहले ज्ञानदेव आहूजा जी से पूछना चाहती हूँ
कि मतलब आप इसको सही मानते हैं क्या कि जो चुनावी वर्ष में अगर किसी राज्य को अगर उसी को ही बजट दिया जा रहा है तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस की बातों को खैर ये सही तो मानते आए हैं। एफडीआई का जिसका ये विरोध करते थे उस एफडीआई को अब 74% तक लागू करने की बात करते हैं। जिस मनरेगा का विरोध करते थे उस मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है। जिस आधार कार्ड का ये विरोध करते थे आज उस आधार कार्ड से सारी योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। तो इस बात को तो इनको स्वीकार करना ही चाहिए कि कांग्रेस की नीतियां सही थी और उन सही नीतियों पर ही बीजेपी आगे चल रही है। पहले जिस तरीके से वो लगातार विरोध करती रही थी उसी पर ही काम कर रही है, लेकिन उन चीजों को भी वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। सही ढंग से वो यहाँ जैसा जीएसटी लागू करना था आपने जीएसटी ढंग से लागू नहीं किया। आप एफडीआई जो कांग्रेस नहीं चाहती थी कभी भी 49% से ज्यादा हो उसको आप 74% तक 100% तक ले जाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। तो जो चीजें तो ये तो इनका तर्क ही बहुत गलत है। जब इनसे ये पूछा गया कि चुनावी वर्ष में आपने केवल उन्हीं राज्यों को दिया है तो उन्होंने कहते कांग्रेस भी करती थी इसलिए हम भी करते हैं तो सही है। यानी कि कांग्रेस जो करती थी उसे आप करते हैं तो वो सही है, यानी कांग्रेस को तो आप सही मानते ही हैं। तो कम से कम इस बात को अप्रिशिएशन, इस बात की तारीफ तो कीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहूंगी जी कि केवल लेकिन कांग्रेस ये काम कभी नहीं करती थी जो बीजेपी इस समय कर रही है। कांग्रेस के राज में सरकार की जो संपत्तियां हैं वो बढ़ी हैं। सरकार ने अपनी असर्ट्स बनाई है और उन असर्ट्स के माध्यम से जनता को लाभ देने की कोशिश की है। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं तो सरकार अपनी हर संपत्ति को बेचने के लिए तैयार है। तो इससे लगता है कि ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। कैसे सरकारी, चाहे इंडियन एयरलाइंस की बात करें हम, चाहे सरकारी संपत्तियों की बात करें हम, चाहे रेलवे की बात करें हम, जिस तरह से सरकार उन संपत्तियों को जो जनता के पैसे से, जनता के यूं कहें कि खून पसीने की कमाई से एक असर्ट जो गवर्नमेंट की खड़ी होती है, जो समय पर जनता को राहत देने का काम करती है, उन असर्ट्स को कॉर्पोरेट घराने को बेच करके जनता के खून पैसे की कमाई उनको दी जा रही है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका नुकसान जनता को लेकिन ज्योति जी कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जिस तरीके से बजट में तमाम राज्यों को शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं तमाम राज्यों की शिकायत ये भी है जिन्हें इससे वंचित रखा गया है, उनका कहना है कि उनके राज्यों को इतनी महत्वाकांक्षा यहाँ पर नहीं दी गई है। राजस्थान के लिए भी इतनी कुछ यहाँ पर घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि राजस्थान की अगर जो सड़कें हैं, तमाम चीजों की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करें, कहीं ना कहीं उनके लिए भी यहाँ पर काफी जरूरत थी? बिल्कुल, राजस्थान को तो हम यूं कहें, राजस्थान जिसने कोरोना महामारी के समय बहुत अच्छा काम किया, लोगों को बहुत ज्यादा राहत पहुंचाने का काम किया, उसको कंट्रोल करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो समय पर लॉकडाउन लगाना हो, चाहे समय पर लोगों को राहत देने का काम हो, चाहे जागरूक करने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। राजस्थान ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की। लेकिन जब केंद्र की तरफ से राजस्थान को मिलने की बात आई तो राजस्थान बिल्कुल ठगावा सा खड़ा रह गया। महसूस किया वो लेकिन ज्योति जी अभी तक आवाज तो उठाई नहीं गई किसी भी नेता की तरफ से, के नाम पर उसे कुछ किसी भी नेता की तरफ से ये उठाया ही नहीं गया। बंगाल में बननी है, राजस्थान में नहीं बननी है क्या? रेलवे का कोई नया ट्रैक यहाँ नहीं आना है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन ज्योति जी अभी तक इस बात का जिक्र तो किसी भी नेता की तरफ से यहाँ पर किया ही नहीं गया है कि चलिए सरकार ने अगर यहाँ पर ठगा सा महसूस किया तो इस बात को कहीं भी नहीं रखा गया है। राजस्थान को कहीं ना कहीं वंचित इस बजट से रखा गया है। गोविंद डोटासरा जी का अगर स्टेटमेंट सुनेंगे, सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको ये साफ तौर पे दिखाई देगा कि राजस्थान के बारे में उन्होंने इस बात को कहा है कि राजस्थान जो है वो खाली हाथ रह गया है। निश्चित रूप से उन्होंने और मामले भी उठाए हैं हाथ में, जैसे हम जो सब अभी चाहे मनोज जी हो चाहे जोशी जी हो, उन्होंने इस बात को कहा भी कि आम मध्यम वर्गीय तो अपने आप को बिल्कुल ही खाली हाथ महसूस कर रहा है। वो इस मुश्किल समय में जिस तरीके से दूसरों की मदद करते हुए भी इस मुश्किल समय में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने बहुत मदद की कोरोना के समय पे दूसरों की, और उम्मीद कर रहा था कि अब सरकार जो है वो हमें मदद करेगी। लेकिन सरकार ने उस मध्यम वर्गीय को टैक्स के लिए जो एक
स्लैब में जो छूट वो चाहता है, एक उसकी एक मंशा रहती है, कि उसकी इच्छा रहती है कि सरकार कम से कम बजट में तो ये करेगी। हम जानते हैं पिछली बार भी बजट में इस तरह का कोई स्लैब में छूट देने का प्रावधान नहीं किया गया था, केवल गुमराह करने की कोशिश की गई थी। और इस बार भी जब जनता इस मुश्किल समय में चाह रही थी कि उसे कम से कम ये तो मिले, हाँ। पर उसे वो भी नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से आम मध्यम लेकिन ज्योति जी कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जब सरकार की हालत पहले से ही बिगड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी नीचे है, तो क्यों इतनी उम्मीदें की जा रही थी आखिरकार कि हाँ चलिए जनता के लिए यहाँ पर कुछ किया जाएगा थोड़ा बहुत। सरकार का कहना है कि अगर सरकार के पिटारे में खजाना ही नहीं है तो कहाँ पे यहाँ पर किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के माध्यम से जिस तरीके से रेवेन्यू कमाने की कोशिश की है, मुनाफाखोरी जो एक बिजनेसमैन के लिए जाना जाता है, उस तरह का व्यवहार सरकार ने। चलिए मैम आपके पास आऊंगी, ज्योति जी आपके पास आऊंगी। एक बार संजय जी से कमेंट ले लेते हैं, काफी देर से संजय जी बने हुए हैं। संजय जी, जब निर्मला सीतारमण पश्चिम बंगाल के लिए सौगातें दे रही थी तो सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी की तरफ से किया गया है और साफ तौर पर वहां कहा गया कि चुनावी लॉलीपॉप देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बजट में खास चुनावी राज्यों का ध्यान दिया गया है और पश्चिम बंगाल का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, जहां पर केंद्र सरकार और खुद राज्य सरकार आमने सामने शुरुआत से ही देखी गई है। कैसे देखते हैं सर आप इन सब चीजों को? देखिए, एक चीज बताते हैं, मेरे साथ जो किए हैं बंगाल के लिए सौताला माँ जैसे किए हैं। क्यों सौताला माँ की से किए हैं मैं बता रहे हैं। मेरे स्टेट सबसे बड़े हैं, जो 5-4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इलाका पड़ता है, उसमें सबसे बड़े स्टेट मेरे बंगाल में है। तमिलनाडु का रास्ता बनाने के लिए 3,500 किलोमीटर का रास्ता का बरात किए हैं और असम 1,300 किलोमीटर के लिए, केरल के 1100, मेरे को 675 किलोमीटर। कहीं मेरे को डिप्राइड नहीं कर रहा, बहुत बड़ा डिप्राइड कर रहा है। 25,000 करोड़ मेरे को हाईवे एक्सटेंशन के लिए मिला है और तमिलनाडु को मिला 63,000 करोड़ रुपया। तो इससे तो रास्ता तो पहले से ही बनाया हुआ है, यहाँ पर दो राय कुछ भी नहीं है। और जो बजट बनाया है, ये बजट गरीब के लिए बिल्कुल बजट नहीं है, ना इसमें बेरोजगारी के लिए कुछ बात हुई है और नहीं नया कुछ कोरोना काल में जो हानि हुआ है उसके लिए कुछ बात हुई है और न नौजवान को कुछ मिले और मिलने की उम्मीद है, वो भी उसके लिए भी कुछ बातचीत नहीं हुआ। लेकिन संजय जी आपको तो तारीफ करनी चाहिए सरकार, क्योंकि देखिए पहले आपके राज्य को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। कोविड काल में जिस तरीके से राजस्व जुटाने की कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए तिजोरी खोली गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो आपको यहाँ पर बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। क्यों तारीफ करेंगे आप? देखिए मेरे यहाँ आबादी है 10 करोड़ का ऊपर में और तमिलनाडु में कितना आबादी है आपको जानकारी है? असम में कितना आबादी, केरल में। मेरे को 3,500 किलोमीटर रास्ता ये बनाने के लिए हाईवे एक्सटेंशन के लिए तमिलनाडु को मिला है, असम को 1,300 किलोमीटर मिला है, ठीक है, केरल के 1,100, मेरे को सिर्फ 675। हम इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा मेरा लेकिन संजय जी देखिए, आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस राज्य को इतना मिला है, पश्चिम बंगाल को इतना मिला है, लेकिन उन राज्यों की बात भी तो आपने सुनी ना कि राजस्थान को यहाँ पर कहीं ना कहीं वंचित रख दिया है, तो कहीं ना आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम कंपेयर करेंगे इस मामला में, क्यों नहीं करेंगे बताइए। आज हम सबसे बड़े स्टेट होने के नाते, और इसको भारतीय जनता पार्टी को मालूम है बंगाल से जीत नहीं पाएंगे, इसके लिए क्या किया जाए, कुछ एक तो बजट बना के दे दो, इसके लिए किए हैं, ठीक है। मेरे तो आवाज रहा था किसी बजट और बढ़िया बनना चाहिए, इसे बनना चाहिए, इसे ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलना चाहिए, बीज में सब्सिडी मिलना चाहिए, वाटर पंप में सब्सिडी मिलना चाहिए आपको, इसके अलावा फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलना चाहिए, बिजली में सब्सिडी मिलना चाहिए। ये तो मेरा दावा, ये तो मेरा ये था। हम लोग को बोले थे पार्लियामेंट में जी इसको कीजिए, आप कीजिए, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए बोल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बजट बनाया है जितना सरकारी संस्था है उसको बेचने के लिए और अदानी अंबानी को हाथ में देने के लिए एक कोशिश जारी किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाए कि टीएमसी थोड़ा ज्यादा लालच यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम घोषणाएं यहाँ पर की गई है, प्राथमिकता पश्चिम बंगाल को भी दी गई, उसके बावजूद आपका कहना है कि बाकी राज्यों के कंपैरिजन में पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं कम आंका गया है। चलिए ज्ञानदेव आहूजा जी से यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का ज्ञानदेव आहूजा जी से जवाब ले लेते हैं। सर ज्ञानदेव आहूजा जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम बातें आपने सुनी होंगी, जहाँ पर ज्योति जी का यह कहना है कि राजस्थान को वंचित रखा गया, दूसरी तरफ संजय जी का कहना है कि जो दूसरे राज्य थे, जो दूसरे चुनावी राज्य थे, उन्हें ज्यादा महत्वपूर्णता यहाँ पर दी गई है और पश्चिम बंगाल को कम आंका गया है। ऐसा है कि इनको पूरी स्टडी नहीं है। जो दिल्ली से मुंबई हमारे बड़ौदा में और लखनऊ अलवर से करके रोड जा रहा है जी, उसमें जो रोड राजस्थान को मिला है वो अन्य स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा करेगा और बिजनेस खड़ा करेगा।
इसके साथ में सैनिक स्कूल है और ईएसआई का अलवर में मेडिकल कॉलेज खुला है। ईएसआई का वो सेंटर का ही प्रोजेक्ट है। हाँ। और नालनूर से हरियाणा से हमारे कैंसर तक रेलवे लाइन है, ये राजस्थान को है। और सर्वे के अनुसार कृषि सेक्टर से एक साल में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को जॉब मिला है और दूसरे नंबर पर ट्रेड हुआ है। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि राजस्थान को भी सड़कों की सौगात देने की यहाँ पर काफी जरूरत थी? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने सड़कों के हाल यहाँ पर देखे थे। कॉरिडोर गुड़गांव वाला और कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई वाला जो हमारे जिले से बड़वा में लखनऊ से होकर निकल रहा है, ऑलरेडी राजस्थान को इतना पैसा मिला है कि बाकी प्रांत जो चुनाव हो रहे हैं उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा मिला है। इनको कोई स्टडी नहीं है। इनको स्टडी होती तो ये बात नहीं करते। राजस्थान को जो उधार मांगते थे गहलोत साहब, मैं गहलोत साहब के साथ 2 बार एमएलए रहा हूँ, पहले भी और 1998 में, फिर 2008 में। और इनको ध्यान में हो कांग्रेस मेरे भाइयों को, मित्रों को, तो मैंने पहले बजट जब बजट खड़ा पढ़ने के लिए खड़े हुए गहलोत साहब, तो माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर के मैंने बोला, हे महान पुरुष, हे अकाल पुरुष, हे महान पुरुष, आपको बारंबार प्रणाम। श्री अशोक गहलोत साहब आपको बारंबार प्रणाम। ये जब भी आते हैं खाता दिखाते हैं, खजाना खाली रखते हैं। गहलोत साहब खुद वित्त मंत्री होते हैं और 1998 में खजाना खाली, 2018 में खाली, अब खाली। अब ये रोते क्यों है? ये रोते थे राजस्थान का विकास। लेकिन सर, उनका खजाना खाली था तो तभी तो केंद्र सरकार से उम्मीद यहाँ पर जगी थी कि राजस्थान को थोड़ी बहुत यहाँ पर किसी प्रकार का बजट यहाँ पर दे दिया जाता है, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। क्योंकि हर बार बात यहीं पर अटकती है। बेरोजगारी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं दिया जाता है। सड़कों की मरम्मत की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा गया, वहां से बजट नहीं दिया गया। लिमिट बढ़ाने के लिए कहा, वो केंद्र सरकार ने कर दिया। वो केंद्र सरकार ने कर दिया है जो गहलोत साहब ने पहली मांग रखी थी, वो केंद्र सरकार ने कर दी है। केंद्र सरकार जो राजस्थान को दे रही है। जी ज्योति जी, क्या सहमत है आप ज्ञानदेव आहूजा जी की बात से? सर जी मैंने आहूजा जी की बात भी सुनी, खंडेलवाल जी की बात सुनी मैंने। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं या दूसरे जहाँ स्टेट है जहाँ चुनाव है, जिस तरीके से 1000 करोड़ का सीधे अनुदान देने की बात की गई है, उस तरह का कुछ सहयोग निश्चित रूप से राजस्थान को मिलना चाहिए था। राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए था, वो अलग से जो बजट है वो मिलना चाहिए था। आपने जो ये बातें कही, एक ज्ञानदेव आहूजा जानते हैं कि घोषणाएं और मोदी सरकार में घोषणाएं करना तो बहुत आसान काम होता है, लेकिन उससे एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्रतिबद्धता जो है वो नजर नहीं आती। हमने समय समय पर देखा है, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, युवाओं को 2 करोड़ शिक्षा देने की जो बात कर रही थी मोदी सरकार, वो कुछ नजर नहीं आती है यहाँ पर। बल्कि हम यूं कहें, लगातार मोदी सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन नजर आता है, जिसकी वजह से आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो गई। मुश्किल समय में ही आप कितना अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर सको और अपने आप को एक मजबूत देश के रूप में सबके सामने प्रेजेंट कर सको, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय पर किया गया था, जब पूरे विश्व में बहुत ज्यादा मंदी थी, लेकिन भारत अपनी एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था को दुबरा था। लेकिन मोदी सरकार खुद की फेलियर का जो है तो जो ठीक रहा है उसको दूसरे पर डालना चाहते हैं और केवल घोषणाओं के माध्यम से खुश करने की वाली बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो किसान संतुष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि आम मध्य वर्गीय जो राहत चाहता था उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। हम देखते हैं कि जो श्रमिकों को जो एक तौर पर राहत देनी चाहिए, उनको एक आप आत्मनिर्भरता की अगर बात करें तो आपने आयात शुल्क बढ़ा दिया, उससे आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ के स्टार्टअप को आप कैसे ज्यादा सुविधाएं दे सके, उन्हें रिलैक्सेशन दे सके, उनका काम आसान कर सके, तब जाकर के हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आप आयात शुल्क बढ़ाकर तो सिर्फ महंगाई बढ़ाने का काम करते हो, उससे कोई आत्मनिर्भरता वाली बात नहीं आती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक परचेज पावर होनी चाहिए, पैसा स्पेंड करने के लिए होना चाहिए, तब मार्केट होगा। लेकिन आज हम जानते हैं जो श्रमिक जो पहुंचे अपने घर पे, उनको आज बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सीधी राहत, कैश राहत जो है वो मिलनी चाहिए, जिससे मार्केट में कैश ट्रांजेक्शन होता और खरीद की क्षमता जो है वो बढ़ती, जिससे इंडस्ट्रीज को भी राहत पहुंचती। लेकिन उस तरह का कोई काम, कोई राहत काम जो है नहीं किया गया। इन सब बातों की वजह से ही ये बजट जो है वो कॉर्पोरेट का बजट जो है वो दिखाई देता है, बजाय उसकी कि ये
किसी भारत के आम लोगों का बजट हो, भारत की जो जनता है उसका बजट हो, युवाओं के लिए कोई रोजगार की बात हो, खेल के सेक्टर में कोई आगे बढ़ाने की बात हो। ज्योति जी, आने वाले समय में राजस्थान में भी बजट यहाँ पर जारी किया जाएगा। क्या कुछ लगता है जिन उम्मीदों पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतर पाई है, क्या उन उम्मीदों पर राजस्थान की सरकार खरी उतर पाएगी? निश्चित रूप से आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने इस मुश्किल समय में भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को राहत देने का काम किया है और आपको बजट में भी दिखाई देगा कि राजस्थान की सरकार हर वर्ग के, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे रियल सेक्टर हो, बैंक सेक्टर हो, चाहे ज्वेलरी का सेक्टर हो, हर तरह की इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं न्याय होता हुआ आपको इस बजट में दिखाई देगा। चलिए, मनोज मिश्रा जी काफी लंबे समय से बने। मनोज जी, जहां एक तरफ संजय जी की बात भी आपने सुनी होगी, जहां पर उनका ये कहना है कि चलिए चुनावी राज्यों को तो यहाँ पर सरकार की तरफ से तरजीह दी गई है, विशेष तौर पर उन्हें रखा गया है, लेकिन कंपैरिजन वो यहाँ पर कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को उसके बाद भी सरकार की तरफ से कम आंका गया है। आयुषी जी, मुझे लगता है अगर मैं पैनल पे बैठे लोगों के जवाब पे जाऊं तो एक एक करके बात करेंगे और भाजपा प्रवक्ता की ये कहना है कि हमने वही किया जो कांग्रेस इससे पहले चुनावी राज्यों के लिए करती आई है जब उसकी सरकारें थी। चलिए, देर से सही, कुछ माना कुछ नहीं माना, लेकिन अगर हम बात करें देश के सारे 29 राज्यों या बाकी सबको लेकर के, तो कोरोना काल के दौरान में जिस तरीके की आपदा आई थी और वो सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से राज्य स्तर पर और केंद्र के बजट पे केंद्र स्तर पर स्वाभाविक तौर पे ये एक ऐसे पैसे खर्च हुए हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन न इस बजट में थी न 2020 की शुरुआत में थी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद बजट पर चर्चा हमेशा हम लोग 2-3 बिंदुओं पे करते रहे हैं। हाँ। आम आदमी इस बात की करता है चर्चा कि सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ। हाँ। और टैक्स पेयर ये करते हैं कि साहब स्लेब का क्या स्टेटस है। लेकिन आईसीटी उस तरफ निगाह किसी की नहीं जा रही कि राज्यों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन पर जिस तरीके से, चाहे वो बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, इनको छोड़ के अन्य राज्यों पर ध्यान कम दिया गया है, बजट कम गया है। और जो आने वाले, एक बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जैसे डीजल और पेट्रोल में के दाम बढ़ जाएंगे और उनके दाम बढ़ने के बाद स्वाभाविक तौर पे हर वस्तु पर, जिससे आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक सबको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोज जी, अगर पूरी चीज को, पूरी चर्चा को हम देखें तो कहीं ना कहीं लड़ाई सी बात की है कि हमारे राज्य को नहीं आंका गया है, हमारे राज्य को बजट में शामिल नहीं किया गया है। इस बात का जिक्र किसी भी पक्ष ने यहाँ पर नहीं किया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही, इस बात को किसी ने नहीं उठाया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। किसान आंदोलन लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। आयुषी जी, ये देखिए कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनके लिए लोग बजट सबसे बेहतर है, लेकिन जहां पर उनकी सरकार ने, उनके लिए बजट का कोई मायने नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में हम लोग हमेशा देखते आए हैं। लेकिन अगर संतुलन की बात कर लें, जिस तरीके से आर्थिक विश्लेषक ने बहुत सारे मुद्दों पे बताने की कोशिश की, लेकिन इसका असर आज नहीं पड़ेगा। सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान में सरकारी कोष से पैसे खर्च किए हैं, उसको वसूली का भी रास्ता कहीं न कहीं उसने तलाशा है जी। और ये धीरे धीरे हमको आपको नजर आएगा। एक छोटी सी बात मैंने बताई कि पेट्रोल और डीजल की वृद्धि से हर उस सामान का दाम बढ़ेगा जो उपभोक्ता की घर की थाली से लेकर के हमारे ऑफिस तक पहुंचता है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि देखिए, चुनावी जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर हमेशा से कुछ न कुछ चीजें दी जाती रही हैं, क्योंकि चुनाव में जाना है, प्रधानमंत्री को या बाकी लोगों को ये बताना कि हमने आपके लिए बेहतर किया। लेकिन इस परिस्थिति में डिजिटल बजट है, डिजिटल चीजों पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो स्थितियां सामान्य नहीं है। बजट पर ठीक है, आप वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर पर कोई बहुत ज्यादा न भार पड़ा है। हाँ, आने वाले समय पे सभी उपभोक्ताओं को भार पड़ने वाला है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। संजय सरकार जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर पश्चिम बंगाल की स्पेशली हम यहाँ पर बात करें तो शुरुआती तौर से ही केंद्र सरकार और जो टीएमसी है लगातार आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जुबानी जंग वहां पर जारी है और इस बार कहीं ना कहीं बजट में भी पश्चिम बंगाल को वो तरजीह दी गई है। लेकिन क्या लगता है, क्या बजट से पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने की जो राह है सरकार की, वो आसान हो सकती है? क्या वो आसान होगी?
देखिए मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास जो है, दोनों ने नाराज है यहाँ पर काफी। और जो चुनाव बजट बनाया है यहाँ पर विकास के मुद्दे पे कुछ भी नहीं हुआ है। रास्ता के लिए कुछ बनाया है, रास्ता के लिए वो दिए हैं आपको, मतलब ये सब से कोई मतलब नहीं रहता है आज के तारीख में। यह आदमी यही देखना चाहता है कितना तक उसको घर में पहुंच सकते हैं। मैं ये बजट जो है, ये बजट में हम बिल्कुल खुश नहीं है, तो मेरे को सबसे बड़ा डिप्राइड कर दिया गया है। ये चुनाव नतीजा को जो करना चाहता है, ये बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते इस मैटर में। और बजट में हम बिल्कुल खुश नहीं है कि हमको सबसे बड़ा डिप्राइड किया है। असम एक छोटा स्टेट है, केरल एक छोटा स्टेट है, उसके हिसाब से कॉम्पिटिट दिया मेरे को 675 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 25,000 करोड़ किया। और जहां आसाम का 1300 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए दिया है, केरल का 1100 किलोमीटर रास्ता, मेरा आबादी 10 करोड़ का है, 10 करोड़ के ऊपर में है। तो इस हिसाब से जो भी हुआ ना, तो वो सही नहीं हुआ मेरे साथ में, बहुत गलत हो चुके हैं। और ये जनता इस बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेंगे इसमें। जो आदमी को मालूम पड़ गया है, ये सरकार जो है बिल्कुल देश को बेच रहे हैं, सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, अदानी अंबानी को हाथ में दे रहे हैं। इतना हर इंसान को जानकारी हो चुका है। और बंगाल में आज गली गली में, चाय के दुकान से गली में, सब जगह एक ही चीज बातचीत हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को, मोदी सरकार अपने को डिप्राइड किया है। सबसे बड़ा ये बात है जी। ज्ञानदीप आहूजा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ईस्टर्न कैनाल की मांग हमेशा से रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम चीजें सामने भी आई हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जाता है। क्या ये जरूरी नहीं था कि राजस्थान में भी इसमें कहीं ना कहीं लागू किया जाए और इस पर बात की जाए, और जो तमाम विधायक जो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आगे लाना चाहिए था बजट से पहले, और उम्मीद यहाँ पे सरकार से की जानी चाहिए थी और सरकार को ये बताना चाहिए था कि इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। है कि राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि पहले दिन से श्रीमान अशोक गहलोत साहब क्यों कमजोर आर्थिक व्यवस्था करने में, अर्थव्यवस्था में, बजट बनाने में क्यों कमजोर है। इन्होंने दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मांगा क्या है, पहले उसको देखिए क्या मांगा और क्या नहीं मिला। अब जितना इन्होंने कहा उससे ज्यादा इनको मिला है और मिलता रहा है। और मैंने इनको अकाल पुरुष इसलिए कहा था कि इनके टाइम में अकाल आता है, ये अर्थव्यवस्थाओं को ठीक से कर नहीं पाते, हमेशा घाटा ही घाटा दिखाते हैं। आज मेरे क्षेत्र रामगढ़ जो पुराना है, इस बार तो मैं विधायक नहीं हूँ, वहां पर एक पीएचसी सेंटर अलावड़ा गांव में उद्घाटन किया है। वहां वर्तमान जो विधायक है श्रीमती और साफिया खान, वो पीएचसी सेंटर माननीय वसुंधरा जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया था। इनसे एक भी नया काम हुआ क्या? सड़कों की मरम्मत नहीं कर पा रहे, ठेकेदारों का पेमेंट खुद नहीं कर पा रहे, ये मेडिकल के बिल पास नहीं कर पा रहे, ये किसी तरह से कर्मचारी को नौकरी नहीं दे पा रहे, ये किसी तरह रोजगार नहीं दे पा रहे, और कोई ना कोई बहाना करके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपने कर्मचारियों को खुद ही पक्षकारों को खड़ा करके लटका देते हैं। इसलिए राजस्थान के लिए जितना बजट में हुआ है और होगा और राजस्थान को दिया गया है। अब बंगाल की कोई कर रहे थे श्रीमान जी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, स्वाभाविक आ रही है, क्योंकि टीएमसी टूट गई है और टूट अकेले रह जाएगी हमारी बहन ममता दीदी। इसलिए राजस्थान का अकाल पुरुष अशोक गहलोत साहब अपने आर्थिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दोष दूसरे को देते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर और कोई वित्त मंत्री हो, जैसे चंद्रमल वैसा साहब बहुत सफल वित्त मंत्री थे, कभी मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, स्वर्गीय हो गए, लेकिन इनसे नहीं संभल रहे तो वित्त मंत्रालय छोड़ दे, गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो पपला गुजर के हवाले कर दें। लेकिन सर मुद्दे से यहाँ पर हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, समय की थोड़ी कमी है। एक बार फाइनल कमेंट सबसे ले लेती हूँ मैं। एक बार मनोज मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कुछ कहना है पूरी चर्चा को लेकर? मैडम आधा मिनट, इन्होंने केंद्र सरकार से मांगा क्या था और क्या नहीं मिला है, जरा वो बताएं। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बंधु बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, वो बताएं कि इन्होंने क्या मांगा था और क्या नहीं मिला। राजस्थान को नहीं मिला, ये है 100 बार झूठ बोलने से। चलिए अब जवाब जान लेते हैं ना। चलिए ज्योति जी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, ज्ञानदीप आहूजा जी का भी आप जवाब दे दीजिए, और मैं चाहूंगी कम शब्दों में, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। मैं खुश हूं कि कम से कम मुझे चांस मिला, इतने सारे विद्वत जनों के बीच में अर्थशास्त्री को चांस मिला। देखिए, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। मैं इस बात मैं सभी के बातों से सहमत और असहमत दोनों हूं, क्योंकि आप देखिए, एक परिवार में 4 लोग होते हैं या 5 लोग होते हैं, कभी किसकी जरूरत होती, कभी किसी को पढ़ने जाना है तो उसको पैसा दिया जाता है, कभी किसी के घर में शादी होती तो उसके लिए पैसा लगाया जाता है, कभी मकान बनाना होता तो उसके लिए पैसा लगाया जाता है। आप समझिए, ये आगे बढ़ते सर। ज्योति जी, आपसे फाइनल कमेंट कम शब्दों में, और मैं चाहूंगी ज्ञानदीप आहूजा जी की सवाल जो उन्होंने उठाए हैं उसका भी आप जवाब दीजिए। राजस्थान में
माननीय जी ने अपने जो है जब उनकी मीटिंग हुई उन लेटर उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो लिख करके दी, वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। राजस्थान को किस तरीके से अपनी जल परियोजनाओं के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ तक कि जीएसटी का जो अंश राजस्थान को मिलना चाहिए था वो अंश भी उनको नहीं मिल पा रहा था। इन सब बातों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई तब भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के और विस्तार माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन हमें वाकई निश्चित रूप से दुख है इस बात का कि कोरोना के समय पे इतना चलिए बिल्कुल आने वाले समय में राजस्थान का बजट भी घोषित होएगा। देखने वाली बात ये होगी जो केंद्र सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है, कहीं ना कहीं क्या राजस्थान सरकार की जो जनता से उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं खरी उतर पाएंगी नहीं पाएगी। मनोज जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, कम शब्दों में आपसे फाइनल कमेंट देना चाहूंगी। ऐसे जी मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों में चुनाव है सरकार ने उसमें बेहतर करने की कोशिश की है। ज्यादा उन अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत में उनको पैसे ज्यादा बजट में अलॉट किए गए हैं। और बजट पर पूरी बात किया जाए तो कोरोना काल के बाद सरकार का खुद का कोष कैसे बेहतर हो इसका भी ध्यान रखा गया। लेकिन तुलनात्मक देखा जाए तो 4 राज्यों को उनकी क्षमता, उनकी पॉपुलेशन, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उन्हें दिया गया, क्योंकि सरकार चुनाव चाहती, चुनाव वहां जीतना चाहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी की जा रही थी कि जिस तरीके से हर चीज में, हर मुद्दे में राजनीति देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जनता की तरफ से की जा रही थी कि चलिए बजट में कहीं ना कहीं वो चीज ना देखने को मिली, लेकिन देखने को वही मिली है। माना जा रहा है कि 4 राज्यों को इसमें विशेष तौर पर देखा गया है, उनको ज्यादा तरजीह यहाँ पर दी गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विचार साझा करने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर पूरी चर्चा को हम देखें, सरकार ने बजट में उन सूबों को साधने की कोशिश की है जहां इसी साल चुनावी रण है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें से 3 सूबे गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं और इसलिए विपक्ष इन ऐलानों से भी बिफर पड़ा है। विपक्ष चाहे जो कहे, मगर सरकार के ये ऐलान चुनावी राजनीति में कितने फायदेमंद साबित होंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।